हेलो। इस वीडियो में हम आवर एनवायरनमेंट चैप्टर 15 करने वाले हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर्स है। यानी कि बहुत सारे चैप्टर दे रखे हैं साइंस में, 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 8 और 7 आपके जो हैं इस बार के सिलेबस में। ओके, जिसमें से जो ये 15 चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा ईजी चैप्टर है। इसमें 5 मार्क का आने वाला है आपका, यानी कि ये जो चैप्टर है आपका 5 मार्क्स कवर करेगा। यानी कि एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। आसान क्वेश्चन आएंगे। अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है इस चैप्टर का तो हम आसानी से ये चैप्टर के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, सिंपल है और समझ में आएगा आपको, बस ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है पहले हम इसमें ये जानेंगे, फिर टाइप ऑफ इकोसिस्टम जानेंगे, फिर कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम जानेंगे, फिर फूड चेन और फूड वेब के बारे में जानने वाले हैं। उसके बाद हम फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉफिक लेवल्स कैसे होता है ये जानने वाले हैं। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन जानेंगे फिर हम, और फिर ओजोन लेयर और इसका डिप्लीशन के बारे में जानेंगे। सिंपल चैप्टर है ये और लगभग 40 से 50 मिनट में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक एक टॉपिक को ध्यान से समझना है और जहाँ पर मैं कहूँ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसको और ज़्यादा ध्यान से समझना है। जैसे देखो, इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम और कुछ नहीं है, एक एरिया है। इकोसिस्टम क्या है? एक एरिया, एक ऐसा एरिया जहाँ पर दो चीज़ें एक दूसरे से मिलती हैं। कौन कौन सी चीज़ें एक दूसरे से मिलती हैं? एक लिविंग थिंग और दूसरी नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जहाँ पर जिस एरिया में इंटरेक्ट करती हैं उस एरिया को क्या कहते हैं? हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम डिफाइन करने के लिए एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट आपको पता होना चाहिए इकोसिस्टम क्या है। एक एरिया जहाँ पर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं इकोसिस्टम है क्या। इकोसिस्टम देखो वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें हैं। मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं पानी है, पानी के अंदर जो है अगर कोई भी लिविंग थिंग नहीं है तो वहाँ उसे हम इकोसिस्टम नहीं कह सकते। लेकिन पानी के अंदर मछलियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, ओके, और पानी के सरफेस पे मिट्टी तो होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पानी के अंदर एयर भी डिज़ोल्व है, तो इतनी सारी नॉन लिविंग थिंग भी है पानी के अंदर और लिविंग थिंग भी है। तो इस वाले एरिया को हम क्या कह सकते हैं? इकोसिस्टम कह सकते हैं। एक बड़ा सा पहाड़ है, वो भी एक जगह हो सकती है, लेकिन वो बड़ा सा पहाड़ क्या नहीं हो सकता? एक इकोसिस्टम नहीं हो सकता। लेकिन उस पहाड़ पे अगर पेड़ पौधे हैं, उस पर थोड़े जानवर भी रहते हैं, बर्ड्स वगैरह भी रहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? एक इकोसिस्टम हो जाएगा। बात क्लियर? तो इकोसिस्टम क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग मिलकर सर्वाइव करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि पानी, एक गिलास पानी लिया आपने, एक गिलास पानी जो जगह है उसको हम क्या नहीं कह सकते? उसको इकोसिस्टम नहीं कह सकते, क्योंकि पानी तो सिर्फ नॉन लिविंग है, लिविंग तो कुछ उसमें है नहीं। ठीक है, लेकिन एक तालाब जो होता है उस तालाब को हम एक इकोसिस्टम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं इकोसिस्टम? क्योंकि उस पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें मौजूद हैं। उसमें मछलियाँ हो सकती हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं उसके चारों तरफ, और पानी नॉन लिविंग थिंग उसके अंदर है, एयर डिज़ोल्व है उसके अंदर, मिट्टी है उसके सरफेस पे। यानी कि तालाब जो है, एक जो पॉन्ड होता है वो एक इकोसिस्टम है। ठीक है, अब ये एरिया जो है, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ये एरिया कितना बड़ा होना चाहिए, इसके साइज पर कंफ्यूज रहते हैं। तो ये एरिया जो है 1 मीटर के बराबर भी हो सकता है, 1 मीटर का एरिया, और वो इकोसिस्टम बना रहा है। और हो सकता है वो 1 किलोमीटर का एरिया कवर कर रहा हो, या फिर हो सकता है वो 1000 या फिर 1 लाख किलोमीटर का एरिया, किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर रहा हो। तो एरिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, इकोसिस्टम एक ऐसा एरिया भी हो सकता है जो बहुत छोटा है। जैसे एक लीफ जो होती है ना, पेड़ की जो पत्ती होती है, उस पेड़ की पत्ती को भी एक इकोसिस्टम बोला जा सकता है। कैसे बोला जा सकता है? उस पेड़ की पत्ती पर जो है कुछ इंसेक्ट्स आते हैं, खाना खाते हैं, उस पत्ती को खाते हैं, फिर इंसेक्ट को कोई खा लेता है, यानी कि पेड़ की पत्ती भी एक तरीके से क्या बन जा रहा है? इकोसिस्टम बन जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या हो रहा है? लाइफ फॉर्म्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। तो इकोसिस्टम एक एरिया है, छोटा बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग यहाँ पर क्या करती हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हुई होगी। इकोसिस्टम एक एरिया है जहाँ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी, और इसी की वजह से लिविंग थिंग सर्वाइव कर पाती हैं। आप सोच कर देखें, अगर लिविंग थिंग, जैसे मैं एक इंसान हूँ, अगर मुझे स्पेस में फेंक दिया जाए,
यानी कि स्पेसशिप से निकाल कर स्पेस में वैक्यूम में फेंक दिया जाए, तो होगा क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे सर्वाइव करने के लिए कुछ नॉन लिविंग थिंग्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। एयर की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और एयर में भी ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, तभी मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। और मुझे खाना, मैं जब कुछ मुझे भूख लगेगी तो मुझे खाना भी तो पड़ेगा, मुझे दूसरा ऑर्गेनिज्म भी चाहिए, या तो वो दूसरा ऑर्गेनिज्म पेड़ हो या फिर कोई जानवर हो जिसको मैं खा सकूं और सर्वाइव कर सकूं। यानी कि एक लिविंग थिंग बिना नॉन लिविंग थिंग के सर्वाइव नहीं कर सकती। तो लिविंग नॉन लिविंग थिंग जब इंटरेक्ट करती हैं तो एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग के साथ इंटरेक्ट कर कर अपने आप को सर्वाइव कर पा रही है। ये बात क्लियर? अब देखते हैं, अगर ये समझ नहीं आई ये बात, एक बार दोबारा से इसको रिपीट करें, इकोसिस्टम क्या है आपको क्लियर होगा। टाइप ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक हो सकता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नाम से ही पता लग रहा है। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होगा? जो अपने आप बना है, इंसान ने कोई इंटरफेरेंस नहीं करी है। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होगा? एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें इंसान ने इंटरफेरेंस कर दी है। ठीक है, इंसान कहाँ इंटरफेरेंस नहीं कर सकता? तालाब में, पॉन्ड के अंदर जो इकोसिस्टम है वो क्या होता है? अपने आप क्रिएट होता है, उसमें इंसान तो कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। पॉन्ड का इकोसिस्टम अपने आप क्रिएट होता है। पॉन्ड के अंदर या फॉरेस्ट के अंदर इंसान की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। लेक जो होते हैं उनके अंदर, या मैं कहूँ कोस्ट जो होते हैं, कोस्ट के पास जो इकोसिस्टम बन रहा होता है, इकोसिस्टम मतलब ऐसे एरिया हैं जहाँ पर इंसान की इंटरफेरेंस नहीं होती, लेकिन लिविंग थिंग भी है इसके अंदर। पॉन्ड के अंदर मिट्टी, पानी, हवा वगैरह सब है, और लिविंग थिंग्स भी हैं। नॉन लिविंग थिंग्स तो है ही है, पानी, मिट्टी, हवा। और लिविंग थिंग्स में मछलियाँ, इंसेक्ट्स या फिर पेड़ पौधे हो सकते हैं। ऐसे ही फॉरेस्ट के अंदर मिट्टी, हवा, पानी सब है, और पेड़ पौधे भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। ऐसी लेक के अंदर और जो कोस्ट होते हैं, समुद्र के किनारे होते हैं, वहाँ पर भी ऐसे मतलब कि लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होगा? एग्जाम में पूछा जाता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल दो। आर्टिफिशियल मतलब इंसान ने इंटरफेरेंस करी है, ह्यूमन इंटरफेरेंस जिसमें है। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या बन सकते हैं? आपको एग्जाम्पल याद रखने। एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जनरली जो रिच पीपल होते हैं वो अपने घर में एक्वेरियम लगाते हैं। ठीक है, एक्वेरियम भी जो होता है वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। एक्वेरियम में मछलियाँ होती हैं, पेड़ पौधे निकाल देते हैं, ये हवा की सप्लाई कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई, ताकि फिश सर्वाइव कर पाएँ। एक्वेरियम क्या है? वहाँ पे भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, और एक लाइफ फॉर्म सस्टेन कर पा रही है, लाइफ फॉर्म चल पा रही है। यानी कि इकोसिस्टम जो मतलब कि एक्वेरियम है वो भी क्या, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। मेरे ख्याल से ये बात समझ आ रही होगी। इसके अलावा और कौन सा हो सकता है? जो क्रॉप फील्ड होते हैं, क्रॉप्स फील्ड या फिर एग्रीकल्चरल फील्ड बोल सकते हैं। क्रॉप फील्ड बोल दो या फिर इसे एग्रीकल्चर फील्ड बोल सकते हैं। यानी कि जहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है वो इंसान ने करा है। फॉरेस्ट तो अपने आप बनते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर जब इंसान करता है, क्रॉप ग्रो करता है, वहाँ पे भी तो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है। इंसेक्ट्स पेड़ पौधों को खाते हैं। पेड़ पौधे किसने निकाले, ग्रो करे? इंसान ने, इंटरफेयर कर कर। ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में, और फिर उस पर इंसेक्ट्स भी आ रहे हैं, बर्ड्स भी आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इंटरेक्ट कर रही हैं, यानी कि इकोसिस्टम वहाँ पर भी है। तो क्रॉप फील्ड क्या हो सकता है? एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो सकता है। ऐसे गार्डन के अंदर बटरफ्लाई वगैरह आते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ये इन ह्यूमन की इंटरफेरेंस की वजह से फ्लावर आए हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर उनको तरीके से अरेंज करा गया है। बट इंसेक्ट्स आ रहे हैं उसमें, और एक लाइफ फॉर्म हमें एग्जिस्ट करती हुई नज़र आ रही है। एक इंसेक्ट को दूसरा इंसेक्ट खा भी रहा है, तो इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। तो इकोसिस्टम मेरे ख्याल से आपको समझ आया, एक ऐसा एरिया जहाँ पर लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम भी समझे। नेचुरल, जो कि अपने आप क्रिएट हुआ है इकोसिस्टम, ऐसी जगह बनाने के लिए इंसान की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, जैसे पॉन्ड, फॉरेस्ट, लेक और कोस्टल एरियाज। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इंसान की इंटरफेरेंस हुई है, ह्यूमन इंटरफेरेंस। और जैसे एक्वेरियम हो गया, एग्रीकल्चरल फील्ड हो गई, गार्डन हो गया। ओके, ऐसे ही जो छत पे भी लोग गार्डन बना लेते हैं, या छत पर जो है घास वगैरह ग्रो कर लेते हैं, तो वो भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का पार्ट आ जाएगा। अब देखते हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या होते हैं। वैसे ही हम समझ चुके हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, फिर भी दोबारा से देख लेते हैं एक बार। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हैं, एक है नॉन लिविंग और एक है लिविंग कंपोनेंट। तो एक बात और क्लियर कर देता हूं मैं आपको, कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट हम कहते हैं जिस चीज़ से
कोई चीज़ बनती है, ठीक है। जैसे एक इंसान का शरीर हाथ, पैर, उंगलियां, गला, मुंह, ये सारी चीज़ों से बनता है ना। तो ये इंसान को बनाने के कंपोनेंट हैं। ऑर्गन्स भी होते हैं कुछ इंटरनल। ऐसे ही घर जो बनता है वो दीवारों से बनता है, रूम्स होता है, किचन होता है, ये सारी चीज़ें घर बनाती हैं। तो ये घर के कंपोनेंट हैं। ऐसे ही इकोसिस्टम जो बनेगा, ये जो जगह बनेगी जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट कर रही होंगी, ये किन कंपोनेंट से बनी होती है? दो टाइप के कंपोनेंट से। एक है नॉन लिविंग कंपोनेंट और दूसरे हैं लिविंग कंपोनेंट। ये मैं आपको अभी बता भी चुका हूँ। नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या होते हैं? एयर, वाटर एंड लैंड। एयर, वाटर और लैंड जो होंगे उनको हम सॉरी नॉन लिविंग कंपोनेंट कहेंगे। और लिविंग कंपोनेंट में क्या आएगा? एक मिनट, मैं फ्लैश ऑन कर लेता हूँ। ये ब्राइटनेस को क्या हो गया? ओके, अब ठीक है मेरे ख्याल से। देखिए लिविंग कंपोनेंट में क्या आएगा? लिविंग कंपोनेंट में जो है हमारे और एनिमल्स आएंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स आएंगे। कौन आएंगे? प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? लिविंग कंपोनेंट में आ जाएंगी, ठीक है। तो यही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं लिविंग फॉर्म में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं और फंगस वगैरह होती हैं। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, ठीक है। जो लिविंग कंपोनेंट है उनको तीन पार्ट में बांट सकते हैं। किन किन पार्ट में? लिविंग को मैं बांट रहा हूँ यहाँ पे दोबारा से। लिविंग कंपोनेंट जो होंगे उसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं जो खाना बनाते हैं, उनको कहते हैं हम प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। ये वाले कंपोनेंट जो होंगे लिविंग कंपोनेंट के अंदर आते हैं। तो लिविंग कंपोनेंट में एक होता है प्रोड्यूसर, यानी कि ये खाना बनाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फूड। देखो कोई ना कोई फूड तो बनाएगा ही बनाएगा। फूड बनाने का मतलब क्या है? अपने आप फूड बनाना। किसकी हेल्प से? नॉन लिविंग चीज़ की हेल्प से। एयर, पानी, हवा का यूज़ करो, ज़मीन का यूज़ करो, खाना बना दो। कोई ना कोई तो ऐसा काम करेगा ना, तभी तो उस ऑर्गेनिज्म को कोई खाकर एनर्जी ले पाएगा। जैसे प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर होते हैं, वो हवा, पानी और ज़मीन से मिलकर क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ओके। उसको फ्रूट वगैरह में स्टोर कर देते हैं और फिर उनको कौन खाता है? कंज्यूमर खाते हैं। उनको कौन खाते हैं? कंज्यूमर। यानी कि कंज्यूमर का काम क्या है? कंज्यूम करना। हम भी क्या हैं? कंज्यूमर हैं। हम खाना बनाते थोड़ी ना है। प्लांट खाना बनाते हैं। खाना बनाने का मतलब क्या है? नॉन लिविंग चीज़ों से बनाना। अभी कभी आप कोशिश करना हवा, पानी और ज़मीन, मिट्टी से खाना बनाने की, बनेगा नहीं। बना भी दिया तो आप खा नहीं पाएंगे। तो प्रोड्यूसर जो है वो क्या करते हैं? फूड बनाते हैं। किससे? हवा, पानी और ज़मीन से। कंज्यूमर क्या करते हैं? जो प्रोड्यूसर ने फूड बनाया या तो उसे खा लेंगे या फिर किसी दूसरे कंज्यूमर को खा लेंगे। मतलब क्या है? जैसे एक जो इंसेक्ट होता है वो प्लांट खाता है, लेकिन इंसेक्ट को दूसरा ऑर्गेनिज्म खा सकता है। इंसेक्ट को हो सकता है मेंढक खा जाए, या फिर हो सकता है इंसेक्ट को कोई छिपकली खा जाए, लिजार्ड खा जाए, है ना, लिजर्ड खा जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं? हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो प्रोड्यूसर खाना बनाएगा नॉन लिविंग थिंग से, कंज्यूमर कंज्यूम करेगा फूड को, ठीक है। या तो वो प्रोड्यूसर वाले फूड को कंज्यूम करेगा, यानी कि प्रोड्यूसर को ही कंज्यूम कर लेगा, या फिर वो किसी दूसरे कंज्यूमर को खा लेगा, ठीक है। तीसरे होते हैं डिकम्पोजर। अब आपको पता है एक ऑर्गेनिज्म जो है एक पर्टिकुलर लाइफ तक जीता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक जीता है और उसके बाद उसे मर जाना होता है। मरने के बाद उसके जो, जैसे ये मेरा शरीर है, आपको नज़र आ रही है फिंगर्स वगैरह, ये सब जो है खाना खाने की वजह से बनी है। यानी कि मैंने खाना खाया कुछ और उससे प्रोटीन और लिपिड वगैरह जो है, फैट है, ग्लूकोज है, उसकी हेल्प से मेरी सारी चीज़ें ये बनी हुई हैं, ठीक है। और भी कंपोनेंट्स हैं जिससे मिलकर बनी हुई हैं। अब जब मैं डेड हूँगा तो क्या होना चाहिए? ये सारी चीज़ें फिर से मिट्टी में मिलनी चाहिए ताकि प्लांट दोबारा से खाना बना सके। तो इन्हें मिट्टी में मिलाने का काम कौन करेगा? इनको फिर से जो है दोबारा से सॉइल में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? डीकम्पोजर्स करेंगे। डीकम्पोज करते हैं, डीकम्पोजस। ये प्लांट को भी डीकम्पोज करते हैं और एनिमल को भी, दोनों को करते हैं, ओके। फॉर्मेशन ऑफ फूड प्लांट करते हैं, मैंने बता दिया आपको। कंज्यूमर फूड के कौन होते हैं? एनिमल्स होते हैं। ह्यूमन भी एक एनिमल है, ठीक है। और डिकम्पोजर्स में कौन आ जाते हैं? फंगाई आ जाता है, फंगस आ जाता है, कह सकते हैं फंगाई एंड बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ओके। मेनली फंगस है। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात क्लियर हुई होगी। कंज्यूमर को 3 पार्ट में बांटा जा सकता है, ओके, बल्कि 4 पार्ट में बांटा जा सकता है। कुछ कंज्यूमर होते हैं
हरा भरा खाने वाले, ठीक है। जैसे कुछ इंसान जो होते हैं वो सिर्फ वेज चीज़ें खाते हैं, यानी कि प्लांट्स को खाते हैं, तो उनको हर्बीवोर्स बोला जाता है, ठीक है, जो हरी भरी चीज़ों को खाते हैं। एक्चुअल में इंसान सब खा सकता है, बट हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ किस पे सरवाइव कर सकते हैं, प्लांट्स वगैरह खाकर। जैसे एक काऊ है, उसको अगर आप एक दूसरी मतलब कि कोई एनिमल को खिलाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं खा पाएगी। वो किससे सरवाइव कर सकती है, सिर्फ प्लांट्स खाकर। तो प्योर हर्बीवोर्स है। इंसान तो लेकिन कर सकता है, ठीक है। दूसरा होता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं, देखो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं मानकर चल रहा हूँ, ये आप काफ़ी बार पढ़ चुके हैं और आपको पता होगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे भी इस लेवल पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि हर्बीवोर्स को एक्सप्लेन करो, बट आपको पता होना चाहिए हर्बीवोर्स में हम किसको शामिल करते हैं। काऊ को शामिल करेंगे, ठीक है, गॉट होगी उसको शामिल करेंगे, हॉर्स को शामिल करेंगे, ठीक है। कैट को शामिल नहीं करेंगे, डॉग को शामिल नहीं करेंगे। और कार्निवोर्स में किसको शामिल करेंगे, कार्निवोर्स में शामिल करेंगे हम जो सिर्फ फ्लैश पर जिंदा रहता है। फ्लैश मतलब मांस पर जिंदा रहता है, ठीक है। जैसे लायन हो गया, लायन फ्लैश खाता है सिर्फ। फिर तीसरे जो होते हैं इसमें, उनको हम कहते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स जो है ये दोनों चीज़ें पर जिंदा रह सकते हैं। ये जो है वेजिटेरियन मतलब कि प्लांट्स वगैरह को खाकर जिंदा रह सकते हैं, या फिर ये चाहे तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाकर जिंदा रह सकते हैं। ओमनीवोर्स कहते हैं इनको। एक और होते हैं जिनको हम कहते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स जो हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, उनको मारते नहीं है, बट उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें खाते रहते हैं उनकी, ठीक है। उनकी स्किन खाते रहेंगे, या फिर उनके ऊपर कोई इंसेक्ट होगा उसे खाते रहेंगे। ये पैरासाइट का काम होता है। किल नहीं करते ये लेकिन किसी को ठीक है। ये कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर में वैसे एक स्केवेंजर को भी शामिल करते हैं हम। स्केवेंजर लेकिन इन्हीं में से किसी पार्ट, मतलब कि स्केवेंजर एक तरीके से कार्निवोरस के अंदर आ जाएगा। जैसे जो बाज वगैरह होता है ना, गिद्ध होता है, वल्चर, और जो ईगल होता है, ये स्केवेंजर्स हैं। क्यों स्केवेंजर्स हैं, क्योंकि मरी हुई चीज़ों को खाते हैं। कार्निवोरस शेर जिंदा चीज़ को मार कर खाएगा, बट स्केवेंजर्स कोई चीज़ मर जाएगी उसके बाद उसे खाते हैं। ओके, ये एक डिफरेंट थिंग है। यहाँ तक मेरे ख्याल से सारी बातें समझ आई होंगी। आगे देखते हैं फूड चेन क्या होती है। देखो, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है। जैसे प्लांट जो है, प्लांट को कौन खाएगा, प्लांट को खाएंगे इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को कौन खाएगा, इंसेक्ट्स को खाएगा मान लेते हैं मेंढक, यानी कि फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा, फ्रॉग को खाएगा स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा, स्नेक को खाएगा ईगल। एक चेन बनी, इस चेन को कहते हैं फूड चेन। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाकर जिंदा रहता है, और उससे क्या बनती है, एक फूड चेन बनती है। ये फूड चेन इस तरीके से भी हो सकती थी कि एक प्लांट को मान लेते हैं कोई गॉट खा रही है, ओके, बकरी खा रही है। उस गॉट को कौन खा रहा है, मान लेते हैं एक जैकाल खा रहा है, ठीक है, एक लकड़बग्गा खा रहा है। उस जैकाल को कौन खा रहा है, मान लेते हैं लायन खा रहा है, ओके। और लायन को कोई नहीं खाता, सबसे ऊपर है ये, ठीक है। अगर आप देखें, एक फूड चेन ये बन रही है, एक फूड चेन ये बन रही है। जैकाल को जरूरी थोड़ी ना लायन खाए, और कोई भी खा सकता है। गॉड को ज़रूरी थोड़ी ना जैकाल खाए, हो सकता है गॉड को लायन खा ले, ओके। हो सकता है लायन जो है ईगल को खा ले, ओके। या फिर हो सकता है ईगल को जो है क्रोकोडाइल खा ले। अब अगर आप देखें, पहले ये फूड चेन थी, अब बहुत सारी चेन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। देखो, ये चेन एक बन रही है, एक ये चेन बन रही है, यहाँ से एक नई चेन क्रिएट हो सकती है। यानी कि जब बहुत सारी चेन एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी, एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएंगी, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा एक फूड वेब। फूड वेब समझ आ गया क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन। डिफरेंट फूड चेन जब इंटरेक्ट करेंगी तो उसे कहेंगे हम फूड वेब। वेब मतलब जाल होता है ना, यानी कि डिफरेंट फूड चेन एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाएंगी, जाल बनाएंगी। जाल बनता हुआ नजर आ रहा है, इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। तो फूड चेन क्या होती है, फूड चेन का मीनिंग है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाकर सर्वाइव करता है, और इससे क्या, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को तीसरा ऑर्गेनिज्म खाकर, इससे एक चेन बनती है जिसको फूड चेन कहते हैं। फूड वेब किसे कहते हैं, डिफरेंट फूड चेन के इंटरेक्शन को। जब वो डिफरेंट फूड चेन एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं या फिर कंबाइंड हो जाती हैं तो उसे हम कहते हैं फूड वेब। आगे देखते हैं। देखिए, लगभग हमने आधा चैप्टर कर लिया है, बाकी क्या करते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल।
ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं, और फिर उनमें एनर्जी का फ्लो कैसे होता है ये समझते हैं। देखिए, ट्रॉफिक लेवल में सबसे नीचे जो आते हैं वो आते हैं प्लांट। प्लांट जो है वो फूड बनाते हैं। प्लांट क्या करते हैं? फूड बनाते हैं, ठीक है। यानी कि ये प्रोड्यूसर है। तो ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया? लेवल हो गया ऑर्गेनिज्म का, कि वो किस तरीके से एक दूसरे से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। फिर प्लांट को खाने वाले होते हैं, इनको कहते हैं कंज्यूमर। जो मतलब कि प्रोड्यूसर को खाएगा उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कंज्यूमर। लेकिन ये कंज्यूमर कौन से वाले कंज्यूमर होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। एक्चुअल में हर्बीवोर्स हैं, बट इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। फिर इनके ऊपर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या करेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खा लेंगे। और फिर इसके ऊपर सबसे ऊपर आते हैं टर्शरी। टर्शरी कंज्यूमर में कौन आ जाएंगे? जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा लेंगे। मान लेते हैं प्लांट को खाएंगे इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, तो स्नेक आ गया टर्शरी कंज्यूमर। लेकिन कभी कभी स्नेक की किस्मत खराब रहती है तो स्नेक को कौन खा लेता है? ईगल खा लेता है। ओके, इंसान भी टर्शरी में आता है, ईगल भी टर्शरी में आता है, टर्शरी कंज्यूमर में। ओके, और लायन भी टर्शरी कंज्यूमर में आता है। बट ये बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है, इतना ज़्यादा रिजिड नहीं है, ठीक है। चेंजेस नज़र आ सकते हैं। कभी कभी इंसान टर्शरी कंज्यूमर ना होकर हो सकता है सेकेंडरी कंज्यूमर हो। क्यों? क्योंकि इंसान को शेर खा जाए, फिर क्या होगा? तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये सारे क्या ट्रॉफिक लेवल है। इन सबको क्या बोलते हैं हम? ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। सिंपल ट्रॉफिक लेवल्स हैं। ऐसे ये भी एक ट्रॉफिक लेवल है, ये भी एक ट्रॉफिक लेवल है। डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होते हैं। हम ये देखने वाले हैं इसमें कि फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल कैसे होता है। यानी कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाएंगे तो एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है, समझते हैं। इसके लिए पहली बात, एनर्जी यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफ़र होती है। एनर्जी जो है ये एनर्जी केमिकल एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी, केमिकल एनर्जी इन फूड चेन, और ये ट्रैवल किस में कर रही है? फूड चेन में। फूड चेन में क्या है? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, यानी कि पहले ऑर्गेनिज्म के पास जो एनर्जी थी वो दूसरे में जाने वाली है। दूसरे ऑर्गेनिज्म को तीसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा, यानी कि दूसरे वाले ऑर्गेनिज्म की एनर्जी तीसरे में जाने वाली है, ठीक है। तो लेकिन कौन सी एनर्जी जाने वाली है? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल का मतलब सिंगल डायरेक्शनल है, ठीक है। यानी कि क्या होता है? प्लांट को गॉड खा सकती है, गॉड को प्लांट तो नहीं खा सकता। यानी कि क्या बोलते हैं हम, जो एनर्जी है, एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यानी कि प्लांट को सिर्फ गॉड खा सकती है, गॉड को प्लांट नहीं खा सकते। फिर गॉड को कौन खा सकता है? लायन खा सकता है। ओके, लायन को गॉड थोड़ी ना खा लेगी। यानी कि एनर्जी का ट्रांसफ़र क्या? यूनिडायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाकर एनर्जी ऑब्टेन कर सकता है, बस दूसरा पहले को खाकर एनर्जी ऑब्टेन नहीं कर सकता। ये बात समझ आ गई, ठीक है। इसे कहते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी, यूनिडायरेक्शनल है, ये बात जाननी थी। इसमें हमें एक लॉ जानना है हमें इसमें, इसे कहते हैं हम 10% लॉ। 10% लॉ क्या कहता है? एक ट्रॉफिक लेवल से जब हम दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं तो जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो सिर्फ 10% होता है। क्या समझ आया? इससे हमें जानने की कोशिश करते हैं। देखो, मान लेते हैं एक प्लांट के पास 1000 जूल एनर्जी है। एक प्लांट के पास कितनी एनर्जी है? 1000 जूल। एनर्जी को जूल में मेजर करते हैं, ठीक है। प्लांट के पास वो 1000 जूल एनर्जी आई कैसे? प्लांट की जो लीफ होती हैं उस पर सनलाइट पड़ती है। ओके, सनलाइट इस पर पड़ रही होती है और प्लांट क्या बनाता है? उससे फूड बनाता है। सनलाइट पड़ रही होगी इस लीफ पर और इससे क्या बनाया होगा उसने? एनर्जी प्रोड्यूस करी होगी, एनर्जी बनाई होगी अपने लिए, ठीक है। सन की जितनी भी एनर्जी इस पर पड़ रही है उसका सिर्फ 1% ये यूज़ करता है फूड बनाने के लिए, ठीक है। मान लेते हैं एक प्लांट ने सनलाइट की 1% एनर्जी का यूज़ कर 1000 जूल एनर्जी बनाई। ओके, सनलाइट का सिर्फ 1% यूज़ करा है। अब यहाँ से इसके बाद पहला ट्रॉफिक लेवल तो प्लांट ही होता है। अब मैं इसके बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या बात की बात कर रहा हूँ मैं? अब जो प्लांट को खाएगा, मान लेते हैं प्लांट को खाने वाला है यहाँ पर इंसेक्ट, तो इंसेक्ट के पास जो है ना, प्लांट को खाने के बाद सिर्फ 100 जूल एनर्जी जाएगी। कैसे पता लगाया मैंने 100 जूल? मैंने 1000 जूल की मल्टीप्लाई किससे करी? 10/100 से। परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, तो मैं 10% इसका निकालूंगा तो क्या आएगा? 100 जूल। इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने,
तो फ्रॉग के पास कितनी एनर्जी पहुंचेगी, सिर्फ 10 जूल। 100 का 10% कितना होता है, 10 जूल होता है। फ्रॉग को खाया मान लेते हैं स्नेक ने, स्नेक के पास कितनी एनर्जी पहुंचेगी, सिर्फ 1 जूल। ठीक है, जैसे इसका 10 जूल की मल्टीप्लाई मैं 10/100 से करूँगा तो क्या आएगा, सब कट जाएगा, 1 जूल एनर्जी। 10% लॉ क्या कहता है, एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल विल बी ट्रांसफर्ड बट ओनली 10% ऑफ द एनर्जी। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है, ओनली 10% एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड होती है, गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर। ओके, देखो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, दूसरी वीडियो में बनाऊंगा उसमें बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ओजोन लेयर और एक डिस्पोजेबल सिस्टम, मतलब कि गार्बेज डिस्पोजेबल सिस्टम जो है, डिस्पोजल सिस्टम, डिस्पोजेबल नहीं डिस्पोजल सिस्टम, उसके बारे में बताऊंगा। ओके।